morning students, welcome back all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the numerical solutions of lesson number 6 and today your first question is question number 49. आप 48 स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। 48 और 47 ये हो चुके हैं आपके। 49 देखिए, ये फिगर आपके सामने है। यहाँ पर 5 ओम, 20 ओम, 6 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये ईएमएफ दिया हुआ है सेल का 120 वोल्ट दिया हुआ है। इसमें आपको फाइंड करना है 6, 5, 20 और 8 ओम के प्रतिरोधों में कितनी वैद्युत धाराएं जाएंगी। 6 वाले में, 5 वाले में और 20 में और 8 में, सब में करंट फाइंड करना है। तो देखिए, करंट फाइंड करने के लिए हमको मेन करंट पहले फाइंड करना पड़ेगा, कितना इमिट हो रहा है, कितना निकल रहा है सेल से। तो सेल से निकलने वाला टोटल करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। ये तो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले 5 और 20 का निकलेगा। 5 और 20 किस कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में है। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस 1/5 प्लस 1/20। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि हम फार्मूला क्यों ये यूज कर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं ना। ये समांतर क्रम का फार्मूला ही होता है। तो R डैश कितना आ जाएगा, 20/5, 4 ओम आ गया। यहाँ पर 4 ओम है। अब सभी इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे ना। आता है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, आता है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो जाएगा। देखो 4 तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। सब मैंने ऐसे ऐड कर लिया। इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होगा। जब टोटल करंट निकालते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी चीज समझिए, जब टोटल करंट निकालना होता है तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं। अगर हमको बाह्य विभवांतर निकालना हो, वी टर्मिनल विभवांतर, तो हम इसको नहीं लेते हैं। फिर तब कौन सा रेजिस्टेंस यूज करते हैं, केवल बाहर का प्रतिरोध यूज करते हैं। जब हमको टर्मिनल विभवांतर वी निकालना होता है तो हम इसको नहीं लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को, तब हम केवल बाहर के प्रतिरोध को ही लेते हैं। आपने जो डेरिवेशन पढ़ा है वहां से समझ सकते हो। ये कितना आएगा, 20 ओम आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस निकल आया है। आता सेल से निर्गत धारा, सेल से निर्गत वैद्युत धारा अर्थात टोटल करंट I इक्वल टू हो जाएगा V/R। V 120 वोल्ट का सेल जुड़ा हुआ है और R डैश आया है 20, 0 0 कैंसिल 6 एम्पियर। तो अब ये 6 एम्पियर किसमें किसमें जाएगी पता है, इसमें भी 6 एम्पियर जाएगी, इसमें भी 6 एम्पियर जाएगी, इसमें भी 6 एम्पियर जाएगी। तो 6 एम्पियर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अतः 6 ओम कामा 8 ओम में प्रवाहित वैद्युत धारा। 2 वाले में पूछा ही नहीं है, जाएगी तो 2 वाले में इतनी ही, लेकिन 2 वाले में कहा नहीं, आपसे कहा 6 और 8 में, तो हमने लिख दिया 6 ओम 8 ओम में प्रवाहित वैद्युत धारा 6 एम्पियर हो गई। अब यहाँ का भी पूछा है तो देखिए यहाँ तक कितने एम्पियर आएगी, 6 एम्पियर। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2। अब देखो, अगर I1 I2 ना कहा होता, केवल I मान लेते तो एक बार में सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर I1 I2 लिख दिया है तो आपको 2 फार्मूला लगाने पड़ेंगे। एक बार संधि पर कौन सा फार्मूला, किरचॉफ का पहला नियम, और एक बार इसमें दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। तो इस संधि को हम डी संधि मान ले रहे हैं। संधि डी पर, संधि डी पर किरचॉफ का कौन सा नियम, क्या होता है प्रथम नियम, कोई बता सकता है, डिफाइन कर सकता है। संधि से जाने वाली धाराओं का योगफल I1 प्लस I2 इक्वल टू 6, ये एम्पियर लिखा है, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए, संधि से जाने वाली धाराओं का योगफल बराबर संधि पर आने वाली धारा। अब इस बंद पास में हम लगा देंगे किरचॉफ का सेकेंड नियम। क्या बोलेंगे इसको, बंद पास CDC में किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो ये 5 ओम के साथ कितना एम्पियर है, I1। अब ये करंट देखो ऐसे आ रहा है, जब हम ऐसे आएंगे इधर की ओर आएंगे तो ये करंट आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 20I2। इसको सॉल्व इक्वल टू, इसमें सेल कितने जुड़े हैं, 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो I1 इक्वल टू आ जाएगा 4I2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हल करके I1 I2 निकाल, I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4I2। यहाँ पर देख लीजिए सॉल्व हो जाएगी, इतने में ही इक्वेशन आपकी। क्योंकि I1 इक्वल टू 4I2, यह मान हम किसमें रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो I1 की जगह लिख दिया 4I2 प्लस I2 इक्वल टू 6। तो I2 बराबर आ गया 6/5 एम्पियर। ये किसमें करंट जा रहा है,
ये जा रहा है 20 ओम में, 20 ओम में। और अगर I1 कहा है तो ये जो I2 का मान 6/5 आया है यहाँ पर रख दीजिए, 4 × 6/5, तो ये कितना हो जाएगा 24/5 इतने एम्पियर। तो I1 हो गया 5 ओम का करंट और I2 हो गया 20 ओम का करंट। ये सभी करंट निकाला है, आपको हर एक सर्किट का निकालना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन आपका है कि श्रेणी क्रम में जुड़ी दो सेलों में से प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। देखिए श्रेणी क्रम में दो सेल जुड़े हुए हैं। ये आगे इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सेल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे। इनका सबका EMF कितना है, E1 भी है 1.5 और E2 भी 1.5 देखा है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है 0.5, ये 0.5 ओम दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया कि दो सेल हो गई, 1.5 वोल्ट की है और इंटरनल रेजिस्टेंस ये। इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ दिया जाता है। इससे एक 5 ओम का हम कोई चालक तार जोड़ देते जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, से जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन को इतने जोड़ दिया गया है। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, आपको करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल EMF निकाल लीजिए। प्रवाहित धारा I बराबर V/R लगाओगे तो V की जगह यहाँ क्या होगा टोटल EMF। तो जब लिखा नहीं है कि सेल अपोजिट डायरेक्शन में है तो सेल को हम एक ही डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में है तो EMF जुड़ के कितना हो जाएगा 3, और रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 5। ये हो गया, ये आधा आधा लिखा है, 1 हो गया 6/6, 1/3 एम्पियर टोटल करंट हो गया 1/2। तो लिख के कर लेंगे सब कुछ ना, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना, टोटल EMF निकाल लेना, बस टोटल करंट I बराबर E/R, पहला आंसर हो गया। फिर लिखा हुआ है तथा प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर। अब आपको निकालना है प्रत्येक सेल पर यहाँ पर EMF कितना है और यहाँ पर विभवांतर V2 V1 जो आप टर्मिनल वोल्टेज निकालते थे। तो जब ये करंट आ रहा है तो यहाँ से पूरे सर्किट में करंट तो यही जाएगा ना, वो समांतर क्रम में है ही नहीं, तो 0.5 आ जाएगा करंट। इसको निकालोगे तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर। अब आपको जहां का टर्मिनल विभवांतर निकालना हो तो हमने कहा था, अगर ये फार्मूला होता है E - IR होता है, आपको E निकालना है, अब V निकालना है। तो V जब पहले वाले सेल का निकालना है तो पहले वाले का EMF ले लीजिए। एम्पियर कितना है 0.5 और R कितना है, ये निकाला है आपका 1.5 माइनस ये हो जाएगा 0.25, तो आ जाएगा 1.25। इसका मतलब होता है यहाँ 0 है, 1.5 का मतलब होता है यहाँ 0 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतने वोल्ट बचेगा। ये हो गया पहले वाले सेल के लिए। दूसरे वाले सेल के लिए V2 निकालना है, वहां भी इतना ही आ जाएगा क्योंकि सेम सेल है ना, यहाँ पर EMF इतना ही है और R भी इतना है, तो दोनों के लिए यही हो जाएगा। आप निकाल के क्या करेंगे, एक का निकाले टर्मिनल विभवांतर, दोनों सेल समान है, देखो रेजिस्टेंस भी सेम है और EMF भी सेम है, तो टर्मिनल विभवांतर भी दोनों को क्या आ जाएगा सेम। ये टर्मिनल विभवांतर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है E में से ये इंटरनल जो विभव पतन हो रहा है IR, इसको घटा दीजिए बस, और इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, ये फिगर आपके सामने है। पहले तो आपको A और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पर कोई व्हाइट स्टोन ब्रिज वगैरह नहीं बन रहा है, उस पर मत जाइएगा। तो आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया, तो 4 और 2 यहाँ से शुरू करोगे, ये किस कॉम्बिनेशन में होंगे, समांतर क्रम में। तो लिखोगे 4, 2 यहाँ भी जुड़ा है, तो अब इनका नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, R1 R2 R3 R4। तो इसको हम कर दे रहे हैं R1 R2 R3 R4। अगर कोई रिपीट रेजिस्टेंस नहीं हो रहा तो हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो आप ऐसे करना पड़ेगा R1, R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस 1/R2 1/4, समांतर क्रम का ही फार्मूला होता है। एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, R' बराबर 4/3,
इतने एम्पियर रेजिस्टेंस यहाँ का आ गया। अब समझ लीजिए जब यहाँ का रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया तो ये दोनों हट के केवल एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बचा है। तो अब ये और ये किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऐसा फिगर हो जाएगा आपका, ये यहाँ वो रेजिस्टेंस हो जाएगा जो अभी आपने निकाला है 3/2 अब 4/3, ये दोनों हटके एक रेजिस्टेंस बचा और एक यहाँ पर लगा है 2 और एक यहाँ पर लगा है 2। तो अब ये वायर ऐसे आया और ऐसे जा रहा है, एक ही वायर तो है यहाँ पर। तो ये हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो लिखोगे R' व R3 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। तो इनका रेजिस्टेंस R" कितना हो जाएगा, R' का मान है 4/3 और वो कितना है 2। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 6 और 4 10/3 इतने ओम। अब यहाँ का ये टोटल इन दोनों पर कितना हो गया है, यहाँ पर आ गया है 10/3। अब 10/3 और ये 2 ये किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। देखिए यहाँ का पूरा आ गया है आपका 10/3 और ये 2 इसके हो जाएगा समांतर क्रम में। तो लिखोगे R" व R4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा R" बराबर 1/R" का मान आया है 10/3। तो 3 यहाँ लिख लेना, अपॉन इसका मान क्या है 2। एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 5। तो R" बराबर 10/8 ओम। ये आपका पहला आंसर हुआ ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस 10/8। इसको डिवाइड भी कर सकते हो, देखो 5/4 कितना जाएगा, 4 1 4 कितना बचेगा 25 इतने ओम, 1.25 ओम भी लिख सकते हो। तो ये अभी आपका। अब इसमें और दिया है I3 का मान केवल निकालना है। तो I3 के लिए आपको देखो I निकालना पड़ता, तो I तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो वो नहीं आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक I आया था 2 एम्पियर। अब आपको I3 निकालने के लिए ये तीनों इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक तो यहाँ पर बनेगी संधि A पर, देखिए संधि A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर I1 प्लस I2 इक्वल टू 2 एम्पियर। एक ये बन गई। अब हमारे पास दो बंद पास है, एक बंद पास हम ये वाला ले सकते हैं, एक बंद पास हम ये वाला ले सकते हैं। बंद पास का मतलब फिर बीच में कोई वायर नहीं होना चाहिए उसके। तो यहाँ से 2 इक्वेशन और बन जाएंगी, तो 3 इक्वेशन हो जाएंगी, 3 चर हमारे पास हो जाएंगे, हल कर लेंगे। बंद पास यहाँ पर B लिखा हुआ है ABDA में हम इधर को मूव करें, चाहे जहां से आप यहां से शुरू कर दीजिए। चलिए, तो I एम्पियर करंट I1 किस में जा रहा है, 2 में, 2I1 हो जाएगा। प्लस देखो जब हम ऐसे आएंगे तो यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है करंट ना, तो 2 के साथ क्या हो जाएगा I3, 2I3। अब जब हम यहाँ से आएंगे तो देखो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा 2I2। ठीक है, यहाँ से इसमें I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, I3 भी आ गया, और इस बंद पास में सेल कितने जुड़े हैं, एक भी नहीं। तो इक्वल टू सेलों का EMF 0 हो जाएगा। वहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को आ जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 3 चर हैं, I1 I2 I3 और इक्वेशन है 2, तो हल नहीं हो सकता। ये मैथमेटिकल रूल होता है, जितने चर हो उतनी समीकरणें होनी चाहिए। तो एक और बनाना है, यहाँ से बंद पास BCDB में क्या में, किरचॉफ के सेकंड नियम से, यहाँ भी में किरचॉफ के सेकंड नियम से लिख दो सारे क्वेश्चन में। सेकंड नियम से, सेकंड नियम याद हो, देखो यहाँ से शुरू कर दे रहे हैं। इस रेजिस्टेंस में कितने एम्पियर, I1 माइनस I3। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग I2 बोल रहे थे, देखो यहाँ तक I1 आया, तो I1 का जो भाग इधर चला जाएगा वही भाग I1 से घट जाएगा इधर, तो हो जाएगा 4I1 माइनस I3। यहाँ से आए राउंड करते, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस जुड़ा नहीं है, नहीं जुड़ा है। यहाँ तक करंट तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे ही आप इधर आएंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2I2। उस बंद पास में भी सेल एक भी नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4
I1 माइनस I3 इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए 2I2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2I1 माइनस I3 बराबर I2। इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 3 समीकरणें हैं और आपके पास जो है 3 चर हैं, तो इनको चाहे जैसे भी हल कर सकते हैं। हल करने के हमको I3 निकालना है, तो देखो इस इक्वेशन में आपका I3 है, ये वाली इक्वेशन आप बना दीजिए I3 और I2 में, और ये वाली इक्वेशन भी बना दीजिए I3 और I2 में, फिर हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से हम I1 का मान निकाल कर इसमें भी रख देंगे और इसमें भी रख देंगे। समझ पा रहे हैं? चाहे I1 का निकाल दीजिए चाहे I2 का निकाल दीजिए। समीकरण 1 से I1 बराबर क्या निकलेगा? 2 माइनस I2। यहाँ से 2 माइनस I2 निकलेगा। यही मान हम समीकरण 2 में भी रख देंगे, यही 3 में भी रख देंगे। यह मान समीकरण 2 व 3 में, पहले चलो साथ में लिख दो, 2 व 3 में रखने पर, तो पहले हम 2 में रखने जा रहे हैं। I1 की जगह क्या लिखते हैं? 2 माइनस I2, तो 2 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 को उधर ले गए, माइनस का कर दिया, या चाहो 2 को इधर लिखा, I2 2 बार है, 2I2 माइनस का हो रहा है, उधर ले जाकर के प्लस का कर लेंगे 2I2, और माइनस का हो जाएगा I3। एक ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। इसमें कौन है? केवल I2 है और I3। ऐसे ही ये जो मान हम निकाले हैं I1 बराबर, ये इसमें भी रख देंगे, और ये भी इक्वेशन किसमें बन जाएगी? I2 और I3 में। तो यहाँ पर I1 की जगह रखिए 2, और I1 की जगह क्या लिखेंगे? 2 माइनस I2 माइनस का 2I3 बराबर I2। तो समझ पा रहे हैं? I1 की जगह हमने रख दिया है 2 माइनस I2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2I2 माइनस 2I3 इक्वल टू I2। अब पूरी इक्वेशन I2 में हो गई है, 4 को इधर ही लिखिए। ये 2I2 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3I2। देखो एक I2 यहाँ है और 2I2 और, इसको जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2I3। इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब आपको I3 का मान निकालना है, ठीक है? तो आप I2 को कैंसिल करना चाहते हैं। I2 को अगर कैंसिल करना है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। अब मैथ सॉल्व कर रहे हैं, समझो इसको। देखो ऊपर कुछ मिटा सकते हैं हम, अभी नहीं मिटा सकते हैं, तो फिर इतना नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ये फिगर आपके सामने है। देखिए यहाँ पर सेल जुड़े हैं दो, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है। अगर ये करंट ना दिया होता है यहाँ से I1 I2, तो हम कैसे डिसाइड करते करंट किधर जाएगा? देखिए ये जो है 1 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है। सर्किट में जो हाई वोल्टेज का सेल होता है उसका करंट प्रभावी होता है, तो यहाँ पर इसका करंट प्रभावी नहीं होगा, प्रभावी करंट होगा I2 वाले का। तो हम मानते हैं कि यहाँ से जो करंट निकलेगा, यहाँ से निकला I1, ठीक है? I1 जब इस संधि पर आया तो उसका कुछ भाग इधर चला जाएगा, कुछ भाग इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर इधर मान लिया I2 जा रहा है इसका भाग, और इधर I3 जा रहा है। ये I3 यहाँ से होता हुआ आएगा, यहाँ तक I3 ही आएगा, और I2 यहाँ से होते हुए यहाँ तक I2 ही आएगा। यहाँ पर जब इस संधि पर पहुंचेगा तो फिर से जुड़ करके इसमें क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा। समझ पाए? यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है, इधर F दिया हुआ है। अब आपको I1 I2 I3 निकालना है। इसका मतलब 3 चर है यहाँ पर, 3 समीकरणें बननी चाहिए। तो कोई बंद पास इसमें कितने हैं? 2 बंद पास केवल एक ये है, एक ये हम A B D E नहीं ले सकते बंद पास, क्योंकि बीच में ये एक वायर कनेक्ट है, ठीक है? तो बंद पास है, दो समीकरण यहाँ से बन जाएगी। तो तीसरी समीकरण कहाँ बनेगी? किसी भी संधि पर किरचॉफ का प्रथम रूल लगेगा, ठीक है? तो कोई भी एक संधि हम ले रहे हैं, संधि C पर किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होगा? I1 इक्वल टू संधि पर आने वाली धारा और इसी संधि से जाने वाली धाराओं का योगफल इक्वल होता है। समझ गए? ये हो गए। अब यहाँ पर 2 बंद पास ले लेंगे। चलिए पहले बंद पास हम ये वाला ले रहे हैं, ABCF बंद पास, ABCF मिला बंद पास। अब इसमें किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी हम शुरू कर दिए। चलो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ये I3 करंट आ रहा है, 3 ओम में कितना जाएगा? I3 3I3 हो गया। आगे आए
और कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना यहाँ। अब यहाँ पर जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट मिल रहा है 2 ओम वाले में, तो 2 ओम में कौन जा रहा है I2, तो माइनस का हो जाएगा 2I2। और इधर लिखेंगे इसमें जुड़े हुए सेल, तो उस बंद पास में सेल कितने जुड़े हैं, केवल एक जुड़ा है तो 1 हो जाएगा, कोई बीजगणितीय योग होना नहीं। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बंद पास CDEF में, इसमें भी किसी डायरेक्शन में चलिए रोटेट कर ले रहे हैं, ऐसे कर लिया। यहां से शुरू करें, 2 ओम में क्या जा रहा है I2, यहाँ चले आए, इधर डायरेक्शन सेम है ना, पूरे पथ में डायरेक्शन सेम है इसलिए सब राइट हो जाएंगे। रेजिस्टेंस 4 ओम में कितनी जा रही है I1, और इसमें सेल कितने जुड़े हैं 2 वोल्ट का। समझ पाए, इसमें केवल 2 रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट का सेल जुड़ा है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, I2 आपको निकालना है, सभी करंट 2 से डिवाइड कर दिए, और चाहे डायरेक्ट हम यहाँ से I2 का मान यहाँ पर निकाल के रख दें तो I3 में इक्वेशन आ जाएगी। चलो कर ले रहे हैं, प्लस 2I1 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 3 वेरिएबल है, देखिए एक है आपका I1, I2, I3 और 3 समीकरण है, तो हल तो होंगी ही। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कैसे हल करते हैं, हमारा तरीका अपना अलग होगा। देखो I1, I2 में एक समीकरण हमको ये पता है, हम इन दोनों को भी हल करके I1 और I2 में समीकरण प्राप्त कर लेंगे, फिर दोनों को हल कर लेंगे। तो I1, I2 देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, I3 का मान यहाँ रख देना है, ठीक, या चाहे I3 का मान यहाँ से यहाँ रख दो। तो समीकरण 1 से I3 का मान निकालो, समीकरण 1 से I3 बराबर क्या आएगा, I1 माइनस I2। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए, जहां पर लिखा है क्या I3, तो 3 ये हो गया, और I3 के स्थान पर क्या लिखेंगे I1 माइनस I2 माइनस का 2I2 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3I1 माइनस 3I2 माइनस 2I2 इक्वल टू 1, तो हो गया कितना 3I1 और माइनस का 5I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ भी I2 और I1 ही है, यहाँ पर भी I2 और I1 ही है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 5I2 और यहाँ पर है 1I2। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दे तो I2 I2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम समीकरण 3 को 5 से गुणा करेंगे, समीकरण 3 को 5 से गुणा करने पर, तो इसको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 5I2 प्लस 10I1 इक्वल टू 5। समझ में, अब इसको हमने गुणा किया है 5 से, और इसको इसकी के नीचे रख करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से क्या होगा 3I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 1। ठीक, समझ पाएंगे अब कहां से क्या ला रहे हैं, आप जानिएगा, आप अपने तरीके से भी हल कर सकते हैं। 5I2 प्लस का 5I2 माइनस का सॉल्व होकर के कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा 10, 10 और 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6। तो I1 इक्वल टू आ गया 6/13 एम्पियर। I1 बराबर 6/13 एम्पियर, ये I1 आ गया ना। I1 का मान चाहे जिस इक्वेशन में रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, I2 निकल आएगा। जब I1 और I2 निकल आएगा तो इसमें रख देना I3 निकल आएगा। अब ये आपका काम है। Now क्वेश्चन नंबर 56, ये फिगर है आपके सामने 56 नंबर। अब यहाँ पर देखिए 2 सेल आपके जुड़े हुए हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन मीन्स इसका करंट यहाँ से इमिट होगा, इसका करंट यहाँ से निकलेगा, और इन करंट को निकलने के बाद एक ऐसा परिपथ है जिसमें कोई वोल्टेज नहीं जुड़ा हुआ है, कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर भी कोई सेल जुड़ा होता, ठीक है, और इस सेल का वोल्टेज इतना होता कि ये करंट इधर ना आ पाता। अगर यहाँ कोई सेल जुड़ा होता और उस सेल का EMF ज्यादा होता, अर्थात ये करंट इधर ना आ पाता, तो ये करंट इधर से होकर के आता और इसका विरोध करता। लेकिन क्योंकि दोनों सेलों को, इसको और इसको, एक ऐसा सर्किट मिल रहा है जिसमें कोई सेल ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो टोटल करंट जो इसका निकलेगा और इसका निकलेगा इस सेल से होकर के चला जाएगा। तो अगर इससे निकल रहा है I1, इससे निकल रहा है I2, तो यहाँ तक I2 आएगा इधर से, और इधर से I1 आएगा, और दोनों इसमें से होकर के चले जाएंगे I1 प्लस I2। ये अब जब यहाँ आएगा तो I2 अपने रास्ते से चला जाएगा, I1 इधर अपने रास्ते से चला। अगर ये परिपथ ना होता बीच वाला, तो केवल करंट किसका प्रभावी होता, 3 वोल्ट का।
3 वोल्ट का करंट चलता और इसका करंट जो होता है अपोज हो जाता, मतलब इसका विरोध कर देता, वो अपने आप निगलेक्ट हो जाता। जैसे कि 2 सेल अगर ऐसे जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, ये 5 वोल्ट का है, ये 1 वोल्ट का है, तो करंट निकलेगा इससे भी और निकलेगा इससे भी, ठीक। लेकिन ये सेल अधिक वोल्टेज का है तो करंट इसका प्रभावी होगा, ये करंट इस करंट को अपोज कर देगा, अर्थात अपने दादागिरी दिखाते हुए इधर से चलाएगा। जो ज्यादा पावरफुल है वही अपना मार्ग प्रशस्त करेगा, दूसरे का मार्ग क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, लेकिन इसका करंट निकला, इसका करंट निकला, और यहाँ पर क्या है, ऐसा सर्किट जिसमें कोई विभवांतर ही नहीं है, अभी कोई सेल ही नहीं जुड़ा है, तो इधर लो वोल्टेज मिल रहा है सभी को, तो इसका भी वोल्ट इधर करंट आ जाएगा, इसका भी करंट इधर आ जाएगा। तो आपको जिस सर्किट में करंट नहीं दिया होगा तो उसमें करंट डिसाइड करना इसी प्रकार से वाला कि इसमें तो दिया हुआ है, तो इसमें निकालना क्या क्या है। संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है खास, आपको I1 भी निकालना पड़ेगा जो कि इसमें से जा रहा है, I2 भी निकालना पड़ेगा जो इसमें जा रहा है, I3 भी इसमें जा रहा है। 2 है चर I1 और I2, 2 बंद पास मिल रहे हैं, एक बंद पास आप ये वाला ले लीजिए, एक बंद पास आप इस प्रकार से ये ले लीजिए। बंद पास कौन सा ले ले, पहले संधि भी ले सकते हैं, कोई भी बंद पास A B E F, A में हम ये वाला बंद पास ले रहे हैं, तो I1 करंट यहाँ से चले, I1 करंट किसमें जा रहा है, 4 वाले में, इधर को आएंगे तो I1 प्लस I2 किसमें जा रहा है, 5 वाले में, I1 प्लस I2, और इसमें रेजिस्टेंस टोटल होगा, इसमें EMF कितना है 3, तो हो जाएगा 4I1, ये 5I1 हो जाएगा 9I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरा बंद पास ले लीजिए, बंद पास B C D E B में, ये B C D E में क्या, इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो लिखते चला है, जानते हो, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, चलिए यहाँ से हम शुरू कर दें, क्या है जहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ये इसमें कितना जाएगा I2, इसमें कितना जाएगा 5I1 प्लस, इसमें सेल जुड़ा है 1 वोल्ट का, तो ये हो गया 5I1, 2I2 यहाँ है, 5I2 यहाँ पर हो जाएगा 7I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। आपको I1 और I2 निकालना है, क्या करोगे, यहाँ पर है 9I1 और यहाँ पर क्या है 5I1, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से कर दो, और कुछ किया नहीं जा सकता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, लिख दें समीकरण 1 को 5 से व समीकरण 2 को 9 से गुणा करके घटाने पर समझ जाएंगे सब कुछ। तो इसको हम 5 से गुणा करने कितना होगा 45I1 प्लस 25I2, दोनों तरफ होगा, यहाँ भूल जाता है अक्सर आप लोग गुणा करने, इसको भी 9 से कर दीजिए, 45I1 प्लस 63 इक्वल टू 9 से किया ना, इसको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 48I1 प्लस का है माइनस का है, कितना बचेगा, इसको घटाइए 13 में से, ये गया 5, 8 बचा, ये माइनस का है प्लस का नहीं है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो घटाया जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कितना बचा 5 बच गया 3, I2 इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 15 बचेगा, हो गया 6 बचा, यहाँ पर प्लस का, I2 इक्वल टू 6/38, कितना हो जाएगा 3 से नहीं 2 से कटेगा, I2 किसमें जा रहा है 2 ओम में, तो 2 ओम का करंट निकला, देखो आपका, हाँ 8/19 3/19 I2, हाँ I2 निकला 3/19, I2 को कहीं भी रख लीजिए, जिस इक्वेशन में मन हो, आपका काम है। I2 को चलो यहाँ पर रख लेना, ठीक, I1 निकाल लोगे तो आपका I1 यहाँ से आ जाएगा, I1 कितना आ जाएगा 8/19 आ रहा है, ये आप अपने आप करोगे, हम नहीं करेंगे कुछ भी, हमने 1 निकाल दिया, करेक्ट आपका आ गया, I2 का मान कहीं रख लो, I1 निकल आएगा, I1 किसमें जा रहा है 4 ओम में, अब 5 ओम में निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, I1 प्लस I2, तो 3/19 8/19 हो जाएगा 11/19, ठीक है, तो 5 वाले में जाएगा, यहाँ पर जाएगा क्या 11/19
यहाँ पर जा रहा है कौन माइनस का आएगा, ये माइनस का आ जाएगा। तो इसका मतलब है करंट हमने जिस डायरेक्शन में माना है उस डायरेक्शन में नहीं होगा, उसके अपोजिट होगा। अगर अब बुक में अगर इसको I2 को देखो, I2 की डायरेक्शन यही इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो अगर हमने ये मान लिया है करंट की डायरेक्शन, तो अगर डायरेक्शन वहां पर यहाँ पर माइनस का आ गया है, इसका मतलब जो हमने माना है वो डायरेक्शन नहीं बल्कि उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। बस I2 माइनस का आया है तो माइनस का हम रखेंगे, आंसर में भी तो माइनस का दिया है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन अगर